हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जियो अकाउंट्स का टीवी शेयर का पेपर, जिसका जो पोस्ट कोड था वो था 815। तो दोस्तों ये है आपके जो आने वाला जियो अकाउंट्स का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये पार्ट 1 रहेगा। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आता है दोस्तों तो हम जल्द ही पार्ट 2 भी लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और दोस्तों ये जो आंसर रहेंगे ये है HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के कोडिंग रहेंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज जनरली बिलीव टू बी। जोखिम और लंबी अवधि के बीच सहसंबंध की कोटि को आमतौर पर माना जाता है। तो उसको माना जाता है दोस्तों हाईली पॉजिटिव, यानी कि अत्यधिक सकारात्मक। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, हाईली पॉजिटिव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मिजरेबल। निम्न में से कौन सा मापा नहीं जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द रेशो ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू करंट मार्केट प्राइस इज नॉन एज। अपेक्षित लाभांश से वर्तमान बाजार का अनुपात जाना जाता है। तो दोस्तों द रेशो ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू करंट मार्केट प्राइस इज नॉन एज डिविडेंड यील्ड। तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों बी है वो सही हो जाएगा, डिविडेंड यील्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज नीडेड टू बी परसुएड एन इन्वेस्टर टू परचेज द सिक्योरिटी एट गिवन राइज इज। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगला प्रश्न है सेकेंडरी मार्केट इज आल्सो नॉन एज। आपको बताना है द्वितीयक बाजार को ये भी कहते हैं। तो दोस्तों सेकेंडरी मार्केट इज आल्सो नॉन एज ऑक्शन मार्केट, डीलर मार्केट या फिर एनी ऑफ दीज, इन दोनों को कहा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, एनी ऑफ दीज। इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, ऑक्शन मार्केट और डीलर मार्केट दोनों कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है द ऑटोमेटेड ऑनलाइन सिस्टम ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको बताना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्वचालित ऑनलाइन प्रणाली है। तो दोस्तों द ऑटोमेटेड ऑनलाइन सिस्टम ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज बोल्ट। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोल्ट। अगला प्रश्न है व्हेन द ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। भारत का ओवर द काउंटर एक्सचेंज कब स्थापित किया गया। तो दोस्तों भारत का ओवर द काउंटर एक्सचेंज स्थापित किया गया था 1990 में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 1990 में। अगला प्रश्न है द मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स दैट आर लिस्टेड इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स बिलोंग टू विच ग्रुप। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स में सूचीबद्ध सबसे अधिक तरल स्टॉक किस समूह के हैं, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए जो है ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ए ग्रुप, यानी कि ए समूह के सबसे अधिक तरल स्टॉक हैं। अगला प्रश्न है ऑल सिक्योरिटीज दैट आर हेल्ड बाय ए डिपॉजिटरी हैव टू बी इन। सभी प्रतिभूतियां जो एक डिपॉजिटरी के पास होती हैं उसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों उसमें होनी चाहिए डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म और फंजिबल फॉर्म। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, विमुद्रीकृत रूप में या फिर मूर्त रूप में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है डो थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स एच डो इन विच ईयर। आपको बताना है किस वर्ष चार्ल्स एच डो ने डो थ्योरी प्रस्तावित की थी। तो दोस्तों चार्ल्स डो ने डो थ्योरी प्रस्तावित करी थी 1900 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1900 में। अगला प्रश्न है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल इज। पूंजी की सबसे छोटी इकाई है, आपको बताना है बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर या फिर डिपॉजिट। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल इज शेयर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शेयर। अगला प्रश्न है ए कंपनी हैज 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 40 ईच, द रिजर्व एंड सरप्लस इज 1 लाख, द बुक वैल्यू ऑफ कंपनी इज। तो इसका ऑप्शन तो दोस्तों डी है वो सही हो जाएगा, 50 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द कॉन्स्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज प्रोपोंडेड बाय। निरंतर लाभांश वृद्धि मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित है। दोस्तों जो निरंतर लाभांश वृद्धि मॉडल है ये प्रस्तावित है गॉर्डन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, गॉर्डन के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टिंग डिविडेंड ऑफ
4p पर शेयर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 16। आपको बताना है उन अंशों का मूल्य क्या होगा जिसका अनुमानित लाभांश प्रति अंश 4 रुपये, आवश्यक लब्धि दर 10% तथा वर्ष के अंतर में कीमत जो है वो 16 रुपये हो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 18.18। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच फैक्टर अफेक्ट्स द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कौन सा कारक आवश्यक लब्धि दर को प्रभावित करता है। तो दोस्तों जो कारक है आवश्यक अवधि दर को प्रभावित करने वाला इन्फ्लेशन रेट, रियल ग्रोथ रेट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज जो है यह अफेक्ट करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को। अगला प्रश्न है द परचेजेज एंड सेल्स ऑफ बॉन्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न इज नॉन एज। लब्धि दर को बढ़ाने के लिए बॉन्ड की क्रय और बिक्री कहलाती है। अगर दोस्तों वीडियो आपको ज़्यादा तेज़ लग रही है तो आप इसमें इसकी जो स्पीड है वो 0.75 रख सकते हैं नॉर्मल से कम करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द परचेजेज एंड सेल्स ऑफ बॉन्ड्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न इज नॉन एज बॉन्ड स्वैप। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। बॉन्ड स्वैप्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों द ट्विन फैक्टर इन द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज। निवेश विश्लेषण में जुड़वा कारक है। दोस्तों द ट्विन फैक्टर इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज रिस्क एंड रिटर्न। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, रिस्क एंड रिटर्न। दोस्तों मैं थोड़ा जंगल के नज़दीक बैठा हुआ हूँ, अभी मैं अपने घर में नहीं हूँ और यहाँ पर मैं अपने रिलेटिव्स के घर गया हूँ और यहाँ पर बाहर बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पास ही में जंगल है और पक्षियों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। माफ़ करना अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है तो। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विश द माइक्रो एनवायरनमेंट फ्रॉम द मैक्रो एनवायरनमेंट इज नॉन एज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। प्रॉक्सिमिटी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द रेट पेड बाय बैंक्स फॉर बोरिंग एंड लेंडिंग फॉर द डेली फंड रिक्वायरमेंट इज नॉन एज। बैंकों द्वारा दैनिक निधि आवश्यकता के लिए उधार देने के लिए भुगतान की जाने वाली दर कहलाती है। दोस्तों डेली फंड रिक्वायरमेंट इज नॉन एज कॉल रेट। तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों बी है वो सही हो जाएगा। कॉल रेट कहलाती है जो हो दैनिक आवश्यकता के लिए निधि उधार ली जाती है। अगला प्रश्न है द एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी इज अप्लाइड ड्यूरिंग। विस्तारक राजकोषीय नीति किसके दौरान लागू की जाती है। दोस्तों ये लागू की जाती है रिसेशन के दौरान यानी कि मंदी के दौरान। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। रिसेशन ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 40 एंड द अर्निंग पर शेयर इज 80 इट्स प्राइस अर्निंग रेशो इज। शेयर का बाजार मूल्य 40 तथा प्रति शेयर उपार्जन 80 है तो इसका कीमत उपार्जन अनुपात है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 0.50 ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिल्ट एड्स सिक्योरिटीज़ आर। उत्कृष्ट प्रतिभूतियां हैं। तो दोस्तों गिल्ट एड्स जो हैं ये है सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अगला प्रश्न है विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज जनरली अप्लाइड इन इवेंट स्टडी टू डिटरमाइन द एक्जिस्टेंस ऑफ एक्सेस रिटर्न। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। टी टेस्ट इज जनरली अप्लाइड इन द इवेंट स्टडी टू डिटरमाइन द एक्जिस्टेंस ऑफ एक्सेस रिटर्न। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में निगमन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या है तो वो है दोस्तों 7। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 जो है वो हो मिनिमम मेंबर की संख्या है। अगला प्रश्न है द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नीड्स टू बी साइंड बाय। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर किसके द्वारा हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। तो ये होता है सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम के। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द शेयर ऑफ ए डैश डैश कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। एक डैश डैश कंपनी के शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण हो सकते हैं तो ये है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगला प्रश्न है पर वैल्यू ऑफ शेयर मीन्स द डैश डैश वैल्यू ऑफ द शेयर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर वैल्यू ऑफ शेयर्स मीन्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम
पर्सन अदर देन इज़। निजी कंपनी अपने डैश डैश के अलावा अन्य किसी भी व्यक्तियों से जमा या स्वीकृति आमंत्रण निर्दिष्ट कर सकती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेंबर्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेंबर्स। अगला प्रश्न है द डैश डैश ऑन इक्विटी शेयर इज़ नॉट कम्युलेटिव। समताओं अंशों पर डैश डैश संचयी नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज़ नॉट कम्युलेटिव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक प्लेस इन विच ऑफ फॉलोइंग केस। इनमें में से किस मामले में शेयरों का हस्तांतरण होता है। दोस्तों शेयरों का हस्तांतरण होता है ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, यानी कि किसी भी कानून का संचालन। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, किसी भी कानून का संचालन। अगला प्रश्न है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर आर देयर। प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8 टाइप्स। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज लिमिटेड टू द। सार्वजनिक कंपनी के शेयर धारकों की देयता डैश डैश तक सीमित है। तो दोस्तों ये है सीमित है, अमाउंट्स कॉल्ड अप। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, निमंत्रित राशि। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं दोस्तों वो भी अवश्य कमेंट करें। जल्द ही हम आपको पार्ट 2 उपलब्ध करवा देंगे, आप कमेंट करके बता दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।